Good morning, all of you. तो स्टार्ट करें। यस मैम। ठीक है, कल हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा, मीनिंग एंड डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, जहां हमने डिफरेंट डेफिनेशंस देखे, है ना। आइजैक के, एल्पॉर्ट के अलग अलग डेफिनेशन देखे और वहां से फिर क्या इंटरप्रिटेशन निकला, फाइनली किस तरीके से पर्सनालिटी को डिफाइन करेंगे, ये सब कुछ हमने सीख लिया है। ठीक है, किसी को कुछ पूछना है क्या, आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं पर्सनालिटी में। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, है ना। डिटर्मिनेंट्स का क्या मतलब होता है कि निर्धारक, मतलब कि व्यक्तित्व जो हमारा बना है, तो ये जो व्यक्तित्व हमारा बन रहा है वो किन किन चीजों से निर्धारित होता है, वो कौन कौन सी चीजें हैं। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं वो कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करती हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो इन पे व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती हैं। ठीक है, तो निर्धारक को पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि जैसे हम किसी भी टॉपिक में पढ़ते आए हैं कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग में कि क्या होता है, एक जेनेटिक होता है और दूसरा इन्वायरमेंटल होता है। तो यहाँ भी व्यक्तित्व में भी हम यही देखेंगे कि जो हमारा व्यक्तित्व होता है उसका क्या होता है कि एक बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स होगा और दूसरा क्या होगा, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स होंगे। ठीक है, यानी कि हमारा जैविकीय निर्धारक जो होते हैं वो होंगे, और या अनुवांशिक भी कह सकते हैं उसको, और दूसरा जो हमारा इन्वायरमेंटल है वो होगा। ठीक, तो आप अपनी कॉपी पेन लेकर अगर बैठे हैं तो एक फ्लो चार्ट बना लीजिए पहले, है ना। जब कभी भी आप ये आंसर अटेम्प्ट करेंगे तो आप इस फ्लो चार्ट को उस आंसर में जरूर एडमिट कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कीजिए फ्लो चार्ट बनाना। फ्लो चार्ट में आप पे लिखिए डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनालिटी, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी लिख लिया? यस मैम। ठीक है, अब इसके दो फैक्टर कर दीजिए, मतलब राइट में भी एक एरो दीजिए और लेफ्ट में भी एरो दीजिए। तो जो आप राइट में एरो देंगे, राइट के एरो पे लिखिए बायोलॉजिकल फैक्टर्स या हेरिडिटी फैक्टर, जैविकीय कारक या अनुवांशिक कारक, और दूसरा पर्यावरणीय कारक, एनवायरमेंटल फैक्टर। ठीक है, मतलब आपने ऊपर लिखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व के निर्धारक तत्व, और उसके दो प्रकार के हो गए, दो तरीके से देखेंगे। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स देखेंगे, एक हम जेनेटिक डिटर्मिनेंट्स देखेंगे और दूसरा हम इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स देखेंगे। तो पहले जो हमारा जेनेटिक्स वाला है उसको लिखिए, है ना। जेनेटिक्स में आपने 1 लिखा होगा, 1 में ABCD करके लिखते जाइए। पहला लिखिए शारीरिक संरचना या शारीरिक स्वास्थ्य, फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ, फिजिक एंड फिजिकल हेल्थ, शारीरिक संरचना और शारीरिक बनावट, जो भी चाहे लिख लीजिए। ठीक, दूसरे में आ जाइए, बी में, पहले का बी में आ जाइए, शारीरिक रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां, शारीरिक रसायन एवं अंतःस्रावी ग्रंथियां, केमिस्ट्री एंड द इंडोक्राइन ग्लैंड्स, इंडोक्राइन ग्लैंड्स लिख लिया। यानी कि जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी हमारा चल रहा था उसके 1 में हमने देखा हेरिडिटी वाले में, पहला क्या देखा हमने, फिजिक वाला देखा, और दूसरे में हम आ गए हमारी बॉडी केमिस्ट्री या हमारा इंडोक्राइन ग्लैंड। अब ये बी जो इंडोक्राइन ग्लैंड है उसमें रोमन में 1-2 में कुछ ग्लैंड्स के नाम लिखिए फ्लो चार्ट में, यानी कि बी के और सब पार्ट हो गए। पहला ग्लैंड लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड, इन सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला ग्लैंड लिखिए पिट्यूटरी ग्लैंड,
पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा एड्रेनल ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड लिख लिया। लिखिए थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, नेक्स्ट लिखिए फोर्थ पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, नेक्स्ट लिखिए पेंक्रियाज, पेंक्रियाज, फिर लिखिए सेक्स ग्लैंड, लिख लिया। तो कितने हो गए हमारे? 6 नहीं हुए बेटा, यही पहले मैंने समझाया। मैंने कहा डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट दिया हमने हेरिडिटी और दूसरा पार्ट दिया हमने इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट को छोड़ो, हम हेरिडिटी में बात कर रहे थे। हेरिडिटी में हमने हेरिडिटी पहला में हमने क्या लिखा कि हमारा जो फिजिक है, फिजिकल स्ट्रक्चर है, ठीक। दूसरा हमने लिखा जो बॉडी केमिस्ट्री और इंडोक्राइन ग्लैंड है। तो दूसरे के नेक्स्ट सब टाइप में हम मैम दूसरे के अंदर 6 हुए। हाँ, दूसरे के अंदर 6 हुए, ठीक है। अब हम तीसरा लिखेंगे इसी में। पहला फिजिक था, दूसरा ग्लैंड्स थे और तीसरा आ जाइए हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम लिख लिया। यस मैम, यस मैम। ठीक, अब पहला यहाँ पे खत्म हो गया। ग्राफ क्लियर है, फ्लो चार्ट क्लियर है? यस मैम। हाँ, अब आ जाइए आप अपने इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। इन्वायरमेंटल फैक्टर में आ जाइए। इन्वायरमेंटल फैक्टर में हम पहला लिखेंगे सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर, सोशल फैक्टर में फिर से लिखिए मदर एंड फादर, माता तथा पिता। दूसरा लिखेंगे परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, रिलेशनशिप अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ फैमिली। परिवार के सदस्यों का आपसी संबंध, रिलेशनशिप अमॉन्ग मेंबर्स ऑफ फैमिली। थर्ड लिखेंगे इसी में, सोशल वाले में, जन्म क्रम, बर्थ ऑर्डर, बर्थ ऑर्डर। नेक्स्ट आ जाइए इसी में स्कूल इन्फ्लुएंसेस, स्कूली प्रभाव, स्कूल इन्फ्लुएंसेस, स्कूली प्रभाव। इसी में नेक्स्ट आइए नेबरहुड, पास पड़ोस। नेक्स्ट आ जाइए सोशल एक्सेप्टेंस, सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक स्वीकृति। छह हो गए? यस मैम, यस मैम। अब सोशल फैक्टर के बाद आ जाइए कल्चरल फैक्टर। और कल्चरल के बाद आ जाएंगे हम इकोनॉमिकल फैक्टर, इकोनॉमिकल फैक्टर्स, ठीक है। यस मैम। चलो, तो आज हम जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। इतने टाइम में ये हो जाएगा कंप्लीट, ठीक। इन्वायरमेंटल फैक्टर, एक्चुअली हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व, जो हमने कल डिटेल में पढ़ा है कि कहते किसे हैं, है ना, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, वो कल हमने पढ़ लिया है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्धारण करती है, ठीक। इसमें हमने देखा कि 2 तरीके के फैक्टर हैं। पहला तो उनका जेनेटिकल फैक्टर है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है,
रहता ही। इस यूनिट से क्वेश्चन तो आपके क्वेश्चन पेपर पे ना हो ऐसा संभव ही नहीं है, और लॉन्ग क्वेश्चन होने की पूरी चांसेस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी अपने आप में लेंदी क्वेश्चन है, और आगे जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़िए, और इतना इजी है कि आपको यहीं का यहीं याद भी हो जाना है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार भी करना है। तो जो पहला हमने देखा अभी कि हमारा जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इन्वायरमेंटल फैक्टर भी हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव डालता है। ठीक है, मतलब अभी मैं टेक्निकली ना जाऊं और एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊं कि आप अगर बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं आप पल बढ़ रहे हो, नहीं मतलब जो आपका सराउंडिंग है, जैसे सपोज करो अभी पेंडेमिक में हम सब घर में बंद हैं, कहीं जा नहीं सकते हैं। हालांकि अभी तो बहुत सारे रिलैक्सेशन हो गए हैं, आप बाहर भी निकल पा रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आ गई थी कि आप घर में बंद हो गए थे। ठीक है, आप बाहर नहीं जा सक रहे थे, तो क्या हो रहा था कि आपके नेचर में इरिटेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस आपके ऊपर हावी होने लग गया था। मतलब जरा सी कोई सिंपल सी भी बात घर में कोई पेरेंट्स या कोई और फैमिली मेंबर कुछ भी कह रहे थे, तो आप लिटरली इरिटेट होके उनसे लड़ने को, मतलब आपका शार्प रिएक्शन होने लग गया था। तो क्या ये आपका परमानेंट आपका ही व्यवहार था? ये नो मैम। नहीं नो था। मैम। तो मतलब इन्फ्लुएंस हुआ, अभी जो कंडीशन है, अभी जो परिस्थिति है, उसका इन्फ्लुएंस आपके पर्सनालिटी पे आने लग गया। अगर ये परिस्थिति कंसिस्टेंटली बना रहे तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हमारी जो टेंडेंसी है वैसी हो जाएगी, हमारा नेचर वैसा ही हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए जो डिटर्मिनेंट्स में हमने एक तो जेनेटिक हम देख ही रहे हैं जो हमारे साथ इनबॉर्न है, दूसरा हम देख रहे हैं कि पर्यावरणीय जो भी हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर है। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, मतलब जितना इंपॉर्टेंट हमारा जेनेटिक फैक्टर है उतना ही इंपॉर्टेंट हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर भी है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में जो सबसे पहला हम देख रहे हैं वो हमारा ये सोशल फैक्टर है। सोशल फैक्टर में भी हम जो सबसे पहले देख रहे हैं वो है मदर और फादर। मदर और फादर में क्या देखते हैं कि जैसे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि माँ बाप अगर सेपरेट हैं, अलग रहते हैं, ठीक है, बच्चे के साथ नहीं रहते हैं, या दूसरी परिस्थिति है कि पेरेंट्स जो हैं वो वर्किंग हैं, और वर्किंग तो बहुत सारे पेरेंट्स हैं आज के सिनेरियो में, लेकिन साथ में वो इतने बिजी हैं कि वो बिल्कुल भी अपने बच्चे से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो एक ये परिस्थिति, हम नेगेटिव ही क्यों कहें, हम ये भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसी पेरेंटिंग भी हमने देखी है कि जिसमें हम और आप पले बड़े हैं, कि हमारे माता पिता ने हम पे बहुत ध्यान रखा है। ठीक, और हम पे बहुत समय दिया है, और घर का जो एटमॉस्फेयर था वो भी उन्होंने बहुत अच्छा बना के रखा हुआ है। तो ये सारी परिस्थितियां अपने अपने तरीके से बच्चे के व्यक्तित्व पे उनका प्रभाव डालती हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे पे काफी सख्ती से पेश आ रहे हैं, ठीक है, बहुत डांट डपट है, बहुत डर है बच्चे के अंदर, टेरर है, तो क्या होगा कि उस बच्चे का व्यक्तित्व जो है सप्रेस्ड हो जाएगा। ठीक है, वो इरिटेट रहेगा, और सप्रेशन से रिलेटेड जो भी उसके बिहेवियरल प्रॉब्लम होगी वो सब उसके व्यक्तित्व में दिखाई देने लगेगा। क्लियर है? अब यहीं पे अगर कोई बच्चा बहुत दुलार प्यार में पला बढ़ा है, तो वो क्या होगा, बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई देगा, है ना, पब्लिक प्लेसेस पे वो कॉन्फिडेंटली जाएगा और पब्लिक ओपिनियंस देगा, उन लोगों से इंटरेक्ट करेगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा। तो आपने देखा कि माता पिता के द्वारा दी गई परवरिश जो है वह भी बच्चे के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती है ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस मैम। ठीक है, जैसे अगर प्यार दुलार नहीं मिला है तो क्या होगा, बच्चा जो है संवेगात्मक रूप से अस्थिर हो जाएगा, मतलब इमोशनल इनस्टेबिलिटी से वो सफर करेगा। तो ये सारी चीजें बोलने में बड़ी बड़ी बातें ही नहीं, बल्कि ये दिखाई भी देती हैं कि जब बच्चा बहुत डांट डपट में पड़ा है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, या मार पिटाई हो जाती है उसकी हर बात पे, वो प्रभाव, और साथ में अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत लाड़ प्यार में पला है, बहुत एटिकेट में पला है, मतलब डिपेंडिंग कि माँ बाप ने उसे कैसे पाला है, तो बच्चे के व्यक्तित्व पे उसका प्रभाव पड़ता है। क्लियर है ना यहाँ तक? किसी को कोई डाउट है? नो मैम।
ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कि परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध, रिलेशनशिप कैसा है आपस में एक दूसरे से। जैसे कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिसमें माता पिता एक दूसरे के प्रति बहुत स्नेह, भाई बहन में एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार अनुराग, बहुत अच्छा सा फैमिली एटमॉस्फेयर है। तो ऐसा जो बच्चा होगा जो जिसको ऐसी परवरिश मिली होगी, तो क्या होगा, वो बच्चा बिल्कुल सामान्य रूप से उसका वृद्धि और विकास होगा। वृद्धि और विकास वाला चैप्टर आपको याद होगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, हमने जो डायमेंशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखे थे, उसमें क्या क्या देखा था, हमारा सोशल डेवलपमेंट था, हमारा इमोशनल डेवलपमेंट था, हमारा मोरल डेवलपमेंट था, सारी चीजें थी। तो वो जो एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, वो सारी चीजों पे इन चीजों का प्रभाव पड़ता है कि हमारे माता पिता ने हमें कैसे पाला है, हमारे घर में हमारा जो पारिवारिक जो संबंध है आपस में एक दूसरे का वो कैसा है। तो इन चीजों का बहुत प्रभाव बच्चे के व्यक्तित्व पे पाया जाता है। अगर बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में बच्चा पला बढ़ा है, तो उसमें सिक्योरिटी की फीलिंग होगी, वो सप्रेस्ड नहीं होगा, है ना, उसका कॉन्फिडेंस लेवल हाई आप पाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप पाते हैं कि जहाँ पे परिवार में आपस में सब मिलजुल के रहते हैं, तो उस परिवार में हम क्या देखते हैं कि बहुत कन्वीनियंट सिचुएशन होता है, और वहाँ जो बच्चे का जो पर्सनैलिटी डेवलप होता है वह कॉन्फिडेंट होता है ना, और उसमें सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी की फीलिंग नहीं होती, इंफीरियर नहीं होता है, वो सुपीरियर होता है। ठीक, अब इसी पे एक मनोवैज्ञानिक है कॉन्ड्राई और सीमन ने अपनी इस स्टेटमेंट, ये जो हमने पढ़ा कि पारिवारिक संबंधों से बच्चों के व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है, इस पे इन्होंने अध्ययन किया और प्रयोगात्मक अध्ययन के आधार पे इन्होंने ये साबित किया, इनके प्रयोग के आधार पे ये निष्कर्ष निकाला कि जो बच्चे ऐसे परिवार में रहते हैं, मतलब झगड़ालू परिवार में रहते हैं, तो वो उन बच्चों का जो व्यक्तित्व है, इन्होंने अपने रिसर्च में दिया कि झगड़ालू प्रवृत्ति के परिवार में जो जिन बच्चों की परवरिश हुई है, उन बच्चों में हीनता की भावना होती है, वो अंतर्मुखी होते हैं, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, और संवेगात्मक अस्थिरता यानी कि इमोशनल इनस्टेबिलिटी उनमें पाई जाती है। ठीक है, यह इन्होंने अपने इन मनोवैज्ञानिक ने, जिनका नाम कॉन्ड्राई तथा सिमन है ना, 1974 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट के फॉर्म में इन्होंने ये पाया कि अगर कोई बच्चा किसी झगड़ालू, मतलब ऐसे परिवार में पला है जहां लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, ठीक है, तो ऐसे बच्चों का जो व्यक्तित्व विकसित हुआ वह कैसा हो गया, वह सप्रेस्ड था, वह इंट्रोवर्ट था, और इंफीरियर फीलिंग से सफर करता था, और इमोशनल इनस्टेबिलिटी उसमें पाई गई थी। ये इनके रिसर्च का कंक्लूजन था। क्लियर है, तो ये सबूत मिल गया इस बात का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बर्थ ऑर्डर की प्रॉब्लम को देखते हैं। एक्चुअली बर्थ ऑर्डर से आप समझते क्या है, बर्थ ऑर्डर वो ऑर्डर है कि आप किस पोजीशन पे आपका बर्थ हुआ है, यानी कि आप अपने माँ बाप के पहले संतान हैं, दूसरे संतान है, तीसरे हैं, चौथे हैं, मतलब नंबर कौन सा है आपका, बर्थ पोजीशन क्या है आपकी। ठीक है, तो बर्थ ऑर्डर का भी बहुत जबरदस्त प्रभाव पड़ता है बच्चे के व्यक्तित्व पे। बल्कि ये तो मेरा अनुभव है कि जैसे एक बच्चा घर में है, ठीक है, वो बहुत पैम्पर्ड तरीके से पल रहा है, और इतने में क्या होता है कि दूसरा बच्चा अगर आ जाता है, तो जो पहला बच्चा था उसमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप हो जाती है, वो धीरे धीरे उसकी पॉजिटिविटी खत्म होने लग जाती है, वो इनसिक्योर फील करने लग जाता है। और जैसे ही दूसरा बच्चा सामने आता, अब ऑब्वियसली वो बहुत छोटा है, तो माँ बाप जो है उस पे, ऐसा नहीं होता कि बड़े पे ध्यान नहीं देते हैं। अब छोटा तो मतलब टोटली डिपेंडेंट है, हालांकि उसने अपने समय में वो सब सुख प्राप्त किया हुआ है, लेकिन फिर भी अपने सामने अपने छोटे भाई बहन की परवरिश को देख के उसमें इनसिक्योरिटी की फीलिंग हो जाती है, उन्हें लगता है कि मम्मी पापा शेयर हो गए हैं, तो वो जो उसका नेचर था ना पॉजिटिविटी का, जो उसका कॉन्फिडेंस था, वो धीरे धीरे डाउन होने लगता है। ठीक है, तो आपने देखा बर्थ ऑर्डर की प्रॉब्लम भी जो है इफेक्ट डालती है। और आप अगर भूले ना हो, तो हमने एडलर्स की थ्योरी पढ़ी थी, याद है सबको या भूल गए, 1931 की थ्योरी है एडलर्स की, याद है आप लोगों को, जिसमें हमने बर्थ ऑर्डर के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। यस मैम।
ठीक है। तो एडलर्स ने क्या कहा था कि बर्थ ऑर्डर, 4 प्रकार के बर्थ ऑर्डर बताए थे वहां पे उन्होंने। पहला बताया था प्रथम जन्म क्रम, फर्स्ट ऑर्डर, मिडिल ऑर्डर, यंगेस्ट बॉर्न एंड ओनली चाइल्ड, 4 प्रकार के बताए थे इन्होंने। तो एडलर ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में जो है बताया कि जो पहला जन्म क्रम वाले बच्चे होते हैं वो एकांत प्रिय और अंतर्मुखी होते हैं, आइसोलेटेड और इंट्रोवर्ट होते हैं। सबसे अंतिम जन्म क्रम जिनका होता है वो बच्चे हीनता की भावना, फीलिंग ऑफ इंफीरियोरिटी से अधिक सफर करते हैं तथा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में कमी पाई जाती है। अब जो इकलौते बच्चे होते हैं उनकी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी ज्यादा होती है और सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं। तो एडलर के अनुसार सबसे अच्छा व्यक्तित्व जो है, एडलर के अपने एक्सपेरिमेंट के अनुसार सबसे अच्छा व्यक्तित्व बनता है जो मिडिल बर्थ वाले बच्चे होते हैं, मिडिल बॉर्न वाले बच्चे होते हैं। एडलर के अनुसार जो मध्य जन्म क्रम वाले बच्चे होते हैं उनमें आत्मविश्वास और जो कंपैशन है वह, उसकी इच्छा शक्ति जो है वो दृढ़ होती है। तो आपने देखा कि बर्थ ऑर्डर से व्यक्तित्व किस तरीके से प्रभावित होता है। उसके सपोर्ट में हमारा जो एक्सपेरिमेंट है एडलर का, एडलर ने जो सिद्धांत दिया है, जो थ्योरी दी है, उसमें उन्होंने बताया 4 प्रकार के बर्थ ऑर्डर बताया और चारों बर्थ ऑर्डर के अनुसार उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उन्होंने बताया और उसकी विशेषताएं बताई कि किस बर्थ ऑर्डर पे बच्चे का व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा। ठीक है। जो सिंगल चाइल्ड होते हैं वो पैम्पर्ड हो जाते हैं तो उनकी डिपेंडेंसी हो जाती है, वो एक गिलास पानी भी खुद से नहीं पीते हैं, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है। तो वो सेल्फ सेंटर्डनेस भी उनकी हो जाती है, वो शेयरिंग नहीं कर सकते हैं। तो एडलर ने अपने एक्सपेरिमेंट में ये बताया कि जो मिडिल बर्थ, मिडिल बॉर्न वाले बच्चे होते हैं उनमें कॉपरेशन भी, क्योंकि वो बड़े वाले से भी कॉम्प्रोमाइज करना सीख लेते हैं, छोटे वाले से भी एडजस्टमेंट उनका हो जाता है। तो कुल मिला के उनकी जो पर्सनैलिटी डेवलप होती है वो बहुत ही कंपैशन उनमें होता है, मतलब एनर्जेटिक रहते हैं और बहुत वेल डेवलप्ड उनकी पर्सनालिटी होती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी मैम। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा स्कूल इन्फ्लुएंस। बच्चे के व्यक्तित्व पे जो हमारे स्कूल का एनवायरनमेंट है, स्कूल का जो रवैया है, स्कूल किस तरीके से बच्चे से पेश आ रहा है, किस तरीके का एटमॉस्फेयर दे रहा है, क्या सिखा रहा है, स्कूल का परिवेश जो है वो किस तरीके का, ये सारी चीजें भी बच्चे के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालते हैं। क्योंकि बच्चा जो है 6-6.5 घंटा स्कूल के परिवेश में ही रहता है, वहां उसके साथ के बच्चे, उसके साथ के जो टीचर हैं जो उनको पढ़ाते हैं, स्कूल का जो एटमॉस्फेयर है, ये सारी चीजें जो है बच्चों के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे हरलॉक हरलॉक 1978 में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया, इसके सपोर्ट में कंटेक्स्ट में है कि वर्ग के जो संवेगात्मक वातावरण है, मतलब क्लासरूम का जो इमोशनल क्लाइमेट है, दूसरा कि शिक्षक का जो व्यवहार है, उसके बाद स्कूल का जो डिसिप्लिन है और जो एकेडमिक अचीवमेंट है, ये सारी चीजें जो है बच्चे के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती हैं, जिसका संबंध स्कूल से है। क्लियर? एक और एक्सपेरिमेंट हम यहाँ पे देखेंगे। कोल और बोरेन के अनुसार 1976 में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और इन्होंने बताया कि शिक्षक अगर स्वयं कुसमायोजित हो, व्यक्तित्व वाला हो, माल एडजस्टेड पर्सनालिटी हो अगर टीचर की, मतलब टीचर खुद ही फ्रस्ट्रेटेड है, अगर एनर्जेटिक नहीं है, फ्रस्ट्रेशन में रहता है, तो नेगेटिविटी होगी, सप्रेस्ड होगा, डिप्रेशन में होगा, तो इन चीजों का प्रभाव उसके क्लासरूम के बच्चों पे भी दिखाई देता है। ऐसा इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में, जो इन्होंने 1976 में किया था, काज, कोल और बोरेन के अनुसार ये एक्सपेरिमेंट यही बताता है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेबरहुड का। नेबरहुड का जो सराउंडिंग है वो कैसा है, वो भी बच्चे के व्यक्तित्व पे प्रभाव डालता है। अगर हमारा आस पड़ोस जो है वह बहुत अच्छा है, सोशल एटमॉस्फेयर है, एक दूसरे से घुल मिल के रहने की टेंडेंसी है, सुख दुख में साथ देने की टेंडेंसी है, तो क्या होगा, बच्चे का जो रियरिंग हो रही है उसमें, उस बच्चे की रियरिंग में, उसके व्यक्तित्व में भी वो स्वभाव जो उसने अब जो अपने वो सराउंडिंग में, अपने नेबरहुड में पा रहा है, वो भी ऑप्ट करेगा। जैसे मान लो कभी हमारे घर में कोई दिक्कत हुई है, कोई समस्या हुई, कोई बीमार हो गया, तो अगले ने आकर के हमें सपोर्ट किया
हॉस्पिटल दिखा लाए, टाइम टू टाइम हालचाल लेते रहे, हम मतलब हम दवाइयों का ध्यान रखते रहे, तो जो बच्चा उस घर में पल रहा है उसने ये सारी चीजें देखी हैं, तो कल को अगर किसी दूसरे की जरूरत है नेबरहुड में तो वो भी उस तरीके से उस चीज को फॉलो करेगा, यानी कि उसकी भी जो सोशल डेवलपमेंट होगी वो उसी तरीके से होगी जो वो अपने सराउंडिंग में देख रहा था। ठीक है, अब अगर ठीक इसके अपोजिट कि सराउंडिंग में चोर डकैत और इस तरीके के लोग हों तो भी बच्चे पे निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारा नेबरहुड कैसा है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है हमारा सोशल एक्सेप्टेंस, बहुत जरूरी है। जो सोशल एक्सेप्टेंस है हमने एडलर की थ्योरी में भी पढ़ा था कि सोशल एक्सेप्टेंस जो है वो बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाता है। अगर आप किसी बच्चे को सोशल एक्सेप्टेंस से क्या समझते हैं, मतलब ये कि हम जिसे अपना रोल मॉडल मानते हैं वह अगर हमें अप्रिसिएट कह दे, आप देखो ना क्लास में टीचर ने आपको वाह वेरी गुड ही कह दिया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आपको अप्रिसिएट किया तो आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो जो ये सोशल एक्सेप्टेंस होता है ना, मतलब जिसको हम चाहते हैं, जो हमारे सराउंडिंग में है, जिनको हम रोल मॉडल मानते हैं या जिनको हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो अगर हमें अप्रिसिएट करें, उनसे अप्रिसिएशन मिले तो हमारे व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि हम उत्साहित होंगे, हम पॉजिटिवली मोटिवेट होंगे। अगर हमें अप्रिसिएशन ना मिले तो हम बहुत ज्यादा दिन तक मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। अगर आप बहुत अच्छा काम करें, ठीक है, और आपको अप्रिसिएशन ना मिले तो आप बहुत दिनों तक उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो सोशल एक्सेप्टेंस है ना वो बहुत जरूरी है कि आपने अगर कुछ किया है तो उसका आपको अप्रिसिएशन मिला, और मिला तो आप और जो है उससे उत्साहित होंगे, आप और प्रभावित होंगे, और उसका परिणाम यह होगा कि जो आपका व्यक्तित्व का विकास हो रहा है वो सकारात्मक होगा, एनर्जेटिक होगा, आप हमेशा पॉजिटिव थिंकर बनेंगे, पॉजिटिव तरीके से थिंक करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं हमारे कल्चरल फैक्टर। अब कल्चरल फैक्टर में भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत फटाफट निपटाना पड़ता है टाइम की कमी की वजह से। कल्चरल फैक्टर क्या होता है, जो हमारा कल्चर है, हमारा कस्टम है, हमारा ट्रेडिशन है, वो सारी चीजें हमारे व्यक्तित्व पे प्रभाव डालती हैं। मैं वैसे ऐसे मंच पे मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब देखो हमारे समाज में ही क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही लड़के और लड़कियों में भेद किया जाता है, भेद किया जाता है। अब भेद ऐसा हो जाता है कि उस भेद के कारण लड़कों का जो व्यक्तित्व है वो अलग तरीके से विकसित होता है और लड़कियों का व्यक्तित्व अलग तरीके से विकसित होता है। तो कहने का मतलब यह है कि एक लड़का जिसको बहुत छोटे से ही पापा बैंक भी ले जा रहे हैं, वो जब बेटा जा दौड़ के सब्जी ले आ, है ना, और धीरे धीरे ये चीज बढ़ती चली जाती है तो वो बहुत बड़े बड़े कामों में इन्वॉल्व हो जाता है, और लड़कियां घर में ही रह जाती हैं, चौका चूल्हा झाड़ू बर्तन कपड़े ऐसे में। तो यही देखो ना व्यक्तित्व में फर्क आ गया। तो और भी बहुत सारी चीजें, हमारा कल्चर है, कस्टम है ना, तो कास्ट की वजह से भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जहाँ पर्दे में रहने की प्रथा है तो वहाँ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं डेवलप हो पाता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, इनमें एक दो एक्सपेरिमेंट भी हैं जो एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट की जो मैं बात कर रही हूँ, उसमें जैसे वेल्स ने 1974 में जो एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने कुछ ऐसे बच्चे लिए जिनका, ऐसे संस्कृति के बच्चे लिए जिनका पालन पोषण जो है के अंतर्गत, पालन पोषण के अंतर्गत शारीरिक दंड मतलब पनिशमेंट का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। तो देखा गया कि ऐसे बच्चे जो है उनमें वो इंट्रोवर्ट हो गए, है ना, मतलब जो कॉन्फिडेंस था वो नहीं था, और वो एग्रेसिव थे, और उनमें हॉस्टिलिटी जो विद्वेष की भावना थी वो थी। वहीं उन्होंने एज अपोजिट टू ऐसे बच्चे लिए जिनको लाड़ प्यार से पाला जा रहा था और पनिशमेंट जैसी चीज कम थी, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंट दिखाई दिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव या रिएक्टिव नहीं थे, है ना। तो कल्चर जो हमारा है वो बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है। वहीं कुछ जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उनके भी कुछ इवेंट्स हैं जिन उसमें एक मिड महिला फीमेल मानव शास्त्री हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कि एक ना सेक्स डिफरेंस के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सेक्स डिफरेंस के ऊपर 3 ट्राइब्स लिए, 3 जनजातियां ली, और तीनों जनजातियों में कंपेयर किया। तो एक जनजाति थी जिनमें कि जेंडर का रिस्पेक्ट था, तो उनका व्यक्तित्व अलग था। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि
कहीं ना कहीं इस तरीके के डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी व्यक्तित्व पे प्रभाव पड़ता है। तो जब मैं ये नोट्स भेजूंगी आप इसको डिटेल में, हालांकि आपके आंसर में इसको डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपके नॉलेज में ये चीज होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारा जो कल्चर, कस्टम और ट्रेडिशन है वो हमारे व्यक्तित्व पे अपना प्रभाव डालता है। ठीक, अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं इकोनॉमिकल फैक्टर जो है हमारा। अब इकोनॉमिकल फैक्टर, अगर कोई इकोनॉमिकली बहुत साउंड है फैमिली, तो ऑब्वियसली वो अपने बच्चे की हर जरूरत को पूरा करता है। मतलब जो आवश्यक जरूरतें हैं, अनावश्यक, अब जैसे वहीं पे अगर लाड़ प्यार पैम्पर्ड वाला कंडीशन है तो वो आवश्यकता नहीं है उससे ज्यादा भी दे दे रहे हैं, तो बच्चे का क्या हो रहा है कि जैसे मान लो कि उस, सपोज करो आपको एक मोबाइल की जरूरत थी, है ना, बहुत जरूरत है, लेकिन फैमिली अफोर्ड नहीं कर रही है, तो आपके पास जो मोबाइल है आप उसी को संभाल के चल रहे हो। लेकिन ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनके पेरेंट्स को उनने कहा हमें मोबाइल चाहिए, अभी मिल गया, वो देखो महीने 2 महीने में वो मोबाइल खराब भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको उसकी कीमत ही नहीं पता है कि हमारे माँ बाप ने कितने मुश्किल से ये डिवाइस ला कर दिया है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन होती है उससे भी बच्चे की रेयरिंग पे अंतर आ जाता है, और उस रेयरिंग में अंतर की वजह से उसके व्यक्तित्व में अंतर आ जाता है। तो हम ये पाते हैं कि जो फिजिकल, मतलब जो इकोनॉमिकली साउंड कंडीशन में बच्चे पले बढ़े होते हैं, तो उनका क्या होता है कि उनमें जो लीडरशिप है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हायर ईगो स्ट्रेंथ है, ये सारी चीज, कॉन्फिडेंट होते हैं। और जहाँ फाइनेंशियली डाउन कंडीशन में पले बढ़े बच्चे हैं तो उनमें इरिटेशन, एंजाइटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस का डाउन होना, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हमारे जो इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो हमारे व्यक्तित्व पे अपना प्रभाव डालते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं, इसको और भी डिस्कस कर लेंगे। और समझ में आ गया है तो हम कल अपनी नेक्स्ट क्लास में जेनेटिकल जो फैक्टर है, हमारे हमारी जो बॉडी जेनेटिक्स है वो किस तरीके से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, जिसमें कि कोई मोटा क्यों है, कोई पतला क्यों है, कोई गोरा क्यों है, कोई काला क्यों है, और बहुत सारी चीजें, किसी को गुस्सा इतनी जल्दी क्यों आ जाता है ना, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स को हम कल देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बायोलॉजी हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है, तो किसी को कोई दिक्कत है? नो मैम। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। संतोष सर की क्लास का टाइम हो गया है, लिंक आ गई होगी उनकी, तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। थैंक यू थैंक यू मैम। मैम।